हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 का है दोस्तों। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पहला आपको टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया है, इसमें 2 लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोगों ने लगा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए वहाँ से आप लोग रिविज़न स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन को स्टार्ट होने से पहले बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रश्न है कि रोग प्रतिरोधक प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा इनमें से है। एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लिम्फोसाइट्स। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिम्फोसाइट देखिएगा, ध्यान देंगे कि और इसके साथ मोनोसाइट जो होता है, ये कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है ये, ठीक है। या दो प्रकार की होती है श्वेत रुधिराणु, एक होता है लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, एक होता है एक टी लिम्फोसाइट, जिसमें जो कि बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है और एचआईवी विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आपका एक का सही उत्तर सी हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 2 नंबर। मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है। ध्यान देंगे, मानव की पसलियाँ जो होती है किसके साथ जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ? स्टर्नम के साथ ये जुड़ी होती है। मानव की जो पसलियाँ होती हैं, साथ साथ इसे भी ध्यान देंगे दोस्तों कि कितनी जोड़ी होती है, यह आपको पूछ देगा कि कितनी होती है टोटल। तो 24 होती है और 12 जोड़ी होती है, ठीक है। 12 जोड़ी, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। ये स्टर्नम के साथ जो है कि जुड़ी होती है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर यहाँ से कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदल देती है। सुक्रोज नामक जो एंजाइम होता है वो शर्करा को किस में बदल देती है। 3 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देती है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में सुक्रोज नामक एंजाइम जो है ये शर्करा को बदल देती है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देती है। ध्यान देंगे, इसके साथ साथ और भी कुछ फैक्ट है कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन्स में बदल देता है। और लाइपेज जो है कि वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। और इसके साथ साथ माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है ये। आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का निर्माण सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर। यहाँ से 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में लिखें, व्यवस्थित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार कह रहा है कि अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, घटते क्रम में सजाना है इसको। 5 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा किस क्या हो जाएगा आपका। तो 5 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा। पहले 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से देखिएगा। न्यूट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा 2 प्रोटॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपको द्रव्यमान इसका कितना होता है, जैसे कि देखिएगा इलेक्ट्रॉन का आपको द्रव्यमान होता है 9 पॉइंट, याद होगा आप लोगों को, याद होना चाहिए, इसको याद रखेंगे आप लोग। 9.108 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। और उसके बाद फिर होता है प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है 1.67 होता है इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -27 kg होता है। इसका 108 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है, केजी में। न्यूट्रॉन का होता है जाकर के आपको 1.67 होता है इसका भी, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -27 kg, कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा ये आपका। तो इस प्रकार से आपका 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर। यहाँ से सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में हो जाएगा। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर। यहाँ से 7 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर
ठीक है, सही उत्तर के हिसाब से। तो देखिएगा सूची 1 यहाँ पर और 2 दिया है यहाँ पर त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, देखिए त्वचा कैंसर जो हो जाएगा ये आपको पराबैंगनी प्रकाश के कारण ये होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है इसको 3 से मिला दीजिए, ये डेसिबल से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार आपको देखिएगा सी का क्या हो जाएगा, वैश्विक तापमान, ये आपको सी का देखिएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है कि वैश्विक तापमान होता है, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ओजोन छिद्र ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के से नुकसान होता है। इस प्रकार से आपका राइट उत्तर देखिएगा, सही उत्तर यहाँ से आपको बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से सही उत्तर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स वुड कहलाता है। ठीक है, यशद पुष्प आपको इनमें से कौन कहलाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है जिंक ऑक्साइड का, ZNO। ठीक है, ZNO होता है जिंक ऑक्साइड। यह यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, जिंक ऑक्साइड। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का। 9 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि शुष्क सेल में कह रहा है, यानी कि बैटरी में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनका जो उपयोग है विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। देखिएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। इसका देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो देखिएगा C-0/100 बराबर भाग में इसको बांटते हैं तो 100 हो जाएगा बटा में, इज इक्वल टू F-32। ठीक है, 32 हो जाएगा आपका ये, क्या कि इसका हिमांक बिंदु आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है और 180 बराबर भाग में इसको बांटा जाता है, क्योंकि आपको देखिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है इसका हिमांक बिंदु और क्वथनांक होता है 212। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 212 को 32 में से लेस कीजिएगा तो 180 बचेगा। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, C/100 करना है, इज इक्वल टू 86 - 32 कर देना है। ठीक है, 86 - 32 /180। ठीक है, इस प्रकार से 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 9 18 कटेगा, यहाँ से 2 5 10 के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। आपको 6 देखिएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा, 86 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, फिर उसके बाद 8 में से 3 गया 5, 54। ठीक है, अब बटा में यहाँ आपको 9 है, ये हो गया आपको C/5 है यहाँ पर इज इक्वल टू में। ठीक है, 9 6 54 कट गया आपको, 6 5 30। इस प्रकार आपका देखिएगा 30 आंसर आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। तो 10 का देखिएगा 30 किस में है, बी में ऑप्शन में है, यहाँ पर आपको बी में देखिए ऑप्शन में 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये सूत्र इसका याद रखिएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है, इसलिए सूत्र याद रखना जरूरी है बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है, नहीं होता है पूछ रहा है कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। होलोग्राफी, कैंसर चिकित्सा, CD DVD स्कैनर व प्रिंटर, या तो फिर डी ऑप्शन है एटॉमिक रिएक्टर में। तो देखिएगा 11 का ऑब्वियसली आपको एटॉमिक रिएक्टर में आपको जो है लेजर का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है जो कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछ रहा है इनमें से। तो 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नियोप्रीन। नियोप्रीन यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो 13 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसका सूत्र होता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। ठीक है, स्मरण क्षमता यानी कि याददाश्त जो होती है क्षमता कहाँ होती है। तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सेरिब्रम में होता है। कहाँ, सेरिब्रम में होता है, जिसमें जो है कि ये मस्तिष्क, सेरिब्रम जो है कि मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, तथा यह जो है कि एक ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल में रखता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है इनमें से। गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। 15 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शकरकंद का जो है ये आपको संग्रह जो है इसमें से अंग तना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे हम लोग।
सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए पूछ रहा है। तो 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या हो जाएगा? ये आपको विटामिन ए का आपको ये वैज्ञानिक नाम है। किसका? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। तो यहाँ से आपका रेटिनॉल आपका सही उत्तर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन होता है जाकर के आपका B2, देखिएगा राइबोफ्लेविन B2 होता है ये। ठीक है, फॉलिक अम्ल B11 को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर यहाँ से कि पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? देखिएगा केसर, तो ये आपको स्टिग्मा से आपको प्राप्त होता है, वर्तिकाग्र से। ठीक है, 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका, जिसको स्टिग्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से संबंधित नहीं पूछ रहा है, कौन सा अंग मनुष्य का? गर्भाशय, अंडवाहिनी, शुक्राणुवाहिनी या अंडाशय का एक युग्म में। देखिएगा 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्राणुवाहिनी। ये आपको मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प, देखिएगा ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ से आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, ये आपको किसका कारक है? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्मीय प्रदूषण। क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रदूषण। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से बी प्लस सी दोनों। ठीक है, यानी कि आपको हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। देखिएगा कौन सा केमिकल है डायनामाइट के निर्माण में जो यूज़ होता है? 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट आपको जो होता है, ये आपको डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ये। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चे को जब जन्म लेते हैं, जब उसके बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? चेचक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का जो है कि टीका लगाया जाता है, बच्चा को जन्म के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर यहाँ से, अतिचालक का लक्षण है क्या है? अतिचालक का जो लक्षण पूछ रहा है इनमें से क्या है? तो 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा तत्व है जो कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैडमियम। यहाँ से आपको नहीं आएगा। अदरवाइज आपको देखिएगा कह रहा है कि परमाणु ईंधन के श्रेणी में जो आना चाहिए वो आपको थोरियम भी यूज़ होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम सभी यूज़ होते हैं, लेकिन कैडमियम नहीं होता है। ये आपको नियंत्रक छड़ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कैडमियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में दिया गया है? 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ निकाय में दिया गया है। दीर्घ निकाय में वज्जी संघ का यह वर्णन जो है कि दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब जो है कि 2300 साल पहले लिखा गया था इसे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग दोस्तों 27 नंबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैं जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ फुल एनालिसिस के साथ, और उसमें से जाएगा 2 से 3 प्रश्न आपका ऑब्वियसली आपको देखिएगा क्लियर हो ही जाता है। इसको ध्यान से सबको देखते हुए करेंगे आप लोग प्रश्न का हल। और जो भी प्रश्न आप लोग का उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में किया कीजिए ताकि आप लोग को उसका रिवीजन भी हो सके साथ साथ है। ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने काफ़ी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं हम लोगों ने, वहाँ से जाइए प्लेलिस्ट से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? ध्यान दीजिएगा, जुते हुए खेत का प्रमाण पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, बनावली, लोथल, आलमगीरपुर। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। देखिएगा ध्यान देंगे, क्वेश्चन प्रश्न अगर दोस्तों पूछता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ।
ये कालीबंगा जो है कि आपको ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कालीबंगा की खोज किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे आप लोग, इसको सभी चीज़ को याद रखना है। और जुते हुए खेत, देखिएगा जुते हुए खेत, और जुते हुए खेत के साथ साथ नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग जो आपको साक्ष्य जो मिलता है ये कालीबंगा से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिएगा लोथल। लोथल अगर पूछते कौन सी नदी किनारे, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा है। इसको भी सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर यहाँ से, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ध्यान देंगे, गुप्त काल में पूछ रहा है कि भूमि राजस्व की दर क्या थी, रेट क्या थी उस समय। देखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 1/6 भाग, ठीक है, ये 1/6 था आपको। गुप्तकालीन राजा जो है कि अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का छठा भाग जो होता है 1/6 भाग पाने का अधिकारी होता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक कौन से वंश का शासक था? 29 का देखिएगा ए हो जाएगा कि शिशुनाग वंश का शासक था ये कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश का स्थापना की बात की जाए तो किसने किया था और कब कब हुई थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना आपको 412 ईसा पूर्व, ठीक है, BC में आपको शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। इसको ध्यान में रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, यानी कि कहाँ ले गया था? मीर कासिम मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था अपनी राजधानी को? तो ये आपको मुंगेर ले गया था। कहाँ? मुंगेर ले गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है। महाराष्ट्र के देखिएगा औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलराम बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया है। इसको भी ध्यान में रखना है। बीबी का मकबरा जो है कि आपको द्वितीय ताजमहल भी इसको कहा जाता है, बीबी के मकबरा को। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। इसको याद रखना है, किसे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? नायब ए खुदाई कहा था। 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा, बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, बलबन का देखिएगा सिजदा में पैबोस की अगर पूछ दिया कोई प्रश्न कि सिजदा में पैबोस की प्रथा किसने शुरू किया, तो बलबन ने ही शुरू किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब, कौन से साल में शुरू हुआ था? तो देखिएगा ये 1914 से 1918 तक चला था। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। छोटा डेट अगर इसमें पूछता है दोस्तों तो 28 जुलाई याद रखिएगा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर यहाँ से, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ध्यान देंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था आत्मीय सभा की स्थापना। कब किया था? 1815 ईस्वी में। इससे भी डेट भी याद रखेंगे साथ साथ। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आपको स्थापित किया था आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और साथ साथ इसे भी ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न 36 नंबर की भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 36 का देखिएगा डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख कीजिए। कौन से अनुच्छेद आर्टिकल में है? 38 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में ये मौजूद है। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव जो है जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है वो अनुच्छेद 243 के में विद्यमान है। आपको ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर हम लोग। भारत का भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो 39 का डी हो जाएगा कितनी भी बार। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है भारत का राष्ट्रपति कोई भी, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष का होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अभी वर्तमान में अभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, इसको उनका भी नाम याद रखना है। ये दूसरी हैं, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर यहाँ से कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? 40 का एक हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति को कितने अनुच्छेद के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद पूछ रहा है। 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 42 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? 42 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो सभी हो जाएगा यहाँ से, इनमें से सभी चाहिए कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए पूछा जा रहा है। तो शिक्षित जनता भी चाहिए, आर्थिक समानता भी चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी यहाँ से आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में यह दिया गया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात कर रहा है तो 43 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 19 के ए में मौजूद है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और 19 के अगर 19 का अगर सी का अगर बात कर दिया जाए, 19 के सी में ये देखिए इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता के प्रदान की गई है 19 के सी में, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर यहाँ से, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 45 नंबर देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और कौन सी ईस्वी में? तो 45 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला वाला ही सही है, ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसी के तहत जो है कि 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ये जो हुआ था, ये इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है कि अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। कब? 1987 ईस्वी में दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को। और अगर 73वां संविधान संशोधन 1992 की अगर बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 जो ये पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें। और 84वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, ये आपको इसमें लोकसभा एवं विधानसभा की परिसीमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सूर्य। क्या हो जाएगा? सन, सूरज। सूरज की अगर बात की जाए तो सूर्य जो है कि पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को इसके तार का 2 अरबा भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 149 लाख किलोमीटर है। इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग 47 नंबर के, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कौन से डेट में होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कहा जा रहा है। तो 47 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से उत्तर सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि सबसे बड़ा दिन होता है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा आपको सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ये इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, यानी कि 8598 मीटर है इसकी ऊंचाई। अगला प्रश्न देखेंगे, और सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, इसको भी ध्यान में रखेंगे। माउंट एवरेस्ट, इसको 8,848 मीटर। अगला प्रश्न 49 नंबर देखेंगे हम लोग कि बिहार में 2001 से 2011 के जनगणना हुई थी, उस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 49 का क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा 25.4%। 25.4% हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ से कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है कि कौन सा है? 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। यह कहाँ, अगर पूछ देगा ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति पूछ देगा प्रश्न में, तो यह आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि तमिलनाडु में जोड़ों में वर्षा क्यों होती है? जोड़ों नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देखिए जाड़े में वर्षा क्यों होती है। ठीक है, 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून से आपको होती है जाड़े के दिनों में वर्षा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 52 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपरियर झील हो जाएगी। कौन? सुपरियर झील ताजे पानी, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला, अगर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील पूछ देगा तो वुलर झील याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, SVS राघवन समिति, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन है जो कि आपको सर्वेक्षण करता है? 54 का आपको बी हो जाएगा आपको, NSSO। ठीक है, NSSO जो संगठन है ये आपको गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता है। नीति आयोग के द्वारा इसके लिए जो NSSO के सर्वेक्षण आंकड़ों के विभिन्न रिपोर्टों और अन्य थिंक टैंक एवं शैक्षणिक संस्थानों के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है, नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? 55 का ए हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के द्वारा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। और कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश जो है पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होता है। 58 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बेंगलोर में स्थित है। 59 नंबर प्रश्न है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? देखिएगा ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 59 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा का एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में पूछ रहा है कि ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में अगर स्थानांतरण हो रहा है तो उसके पश्चात क्या होगा? 60 का बी हो जाएगा, यह घट जाएगा, घटती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? देखिएगा पहला आदमी तो सब कुछ जानता है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? पहला आदमी तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सभी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा आदमी कौन था? जो उसका हेड ही था, लेकिन ये आपको उसके चेला थे, ठीक है ना, लेकिन पहले ये कदम रखे तो इनका नाम आगे आ गया। तो ध्यान दीजिएगा 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एडविन बज एल्ड्रिन। एडविन एडवर्ड्स बज एल्ड्रिन, यानी कि एडविन एल्ड्रिन नाम याद रखेंगे, ये दूसरा व्यक्ति थे, ठीक ना। असल में यही आपको हेड थे इनके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के, लेकिन इन्होंने पहले कदम रखा तो इनका नाम फर्स्ट में आ गया, इसको ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा आदमी ये थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 63 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है इनमें से?
63 का ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। अपनी वाक्पटुता के कारण, ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को अपनी वाक्पटुता के कारण ही वे बजट की आलोचना विशिष्ट तरीके से करते थे, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली 64 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से, बी हो जाएगा मेहर मूसा। कौन हो जाएगा? मेहर मूसा। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 65 का ए हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। 66 का सी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में ये शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर यहाँ से कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। 67 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से आपको डी, यहाँ से देखिएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनके 1 2 3 4 यानी कि चारों तहरीक हुर्रियत, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन चारों पर जो है कि आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। इसको ध्यान में रखेंगे चारों चीज़ पर। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इनमें से किसको। 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। 69 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI लगा लीजिएगा आप लोग कि कौन से जिले में कह रहा है कि ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। इसका 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, बिहार में ये किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित होगा। जो फुटबॉल जो खेला जाता है फीफा वर्ल्ड कप 2030 तक पूछ रहा है कि कितने महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 महाद्वीप में ये आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से महाद्वीप में, इसको भी याद रखेंगे हम लोग, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में। 71 का सी हो जाएगा दोस्तों, नंदिनी दास को ये प्राप्त हुआ है। किसको? नंदिनी दास को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। ध्यान दीजिएगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, इसको भी VVI लगा लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये बिहार में ही लगाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि 75 दिनों में सभी FIR की जाँच पूरी करना है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। 2023 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत ने टोटल कितना पदक जीता। टोटल आपको 107 पदक जीता है। कितना? 107, जिसमें आपको 28 सोना, 38 चांदी और 41 तांबा। ध्यान रखिएगा इस तरह से 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। टोटल 107। 74 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 2023 में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला। 74 का सी हो जाएगा, क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन को यह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न 75 नंबर और सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ठीक है। 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये और इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है कि आपको क्या था, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ये जो है कि 2023 में गाजा पट्टी में हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।